So hello everyone, here I am with lecture number 16 of reaction mechanisms. And in today's lecture, we will be discussing about the substitution reactions. बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। आप रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम पर सबसे ज्यादा कोई रिएक्शन सुनते हो तो वो सुनते हो आप SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNAR रिएक्शन, SNI रिएक्शन। ये सभी चीजें क्या होती हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे जिस तरह से हमने अभी तक पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा है। ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। और आप अगर चाहें इसका बहुत एडवांस प्लस प्लस लेवल पढ़ना तो क्लेडन की मेरी एक सीरीज भी है यूट्यूब पर, अगर आप चेकआउट करेंगे तो यूट्यूब पर पब्लिक आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर 4 एडवांस लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट आपको यहाँ पर जितना जेई एडवांस के लिए जरूरी है उससे ज्यादा ही करा दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसके बारे में पहले मैं आपका थोड़ा माइंडसेट सही कर देता हूँ। ये जो रिएक्शन है कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, उसके बाद जब इसके साथ जब एलिमिनेशन रिएक्शंस आगे हम पढ़ेंगे, जब वो क्लब हो जाएगा तो E1 कब होगा, E2 कब होगा, E1CB कब होगा। क्या है ना, ये रिएक्शंस जो है ना, दीज आर काइंड ऑफ कंपीटिंग रिएक्शंस। ये कंपीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि SN2 कहीं हो रहा है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि SN2 हो रहा है तो SN1 वहां हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। अगर SN2 हो रहा है तो हो सकता है E2 से कुछ और प्रोडक्ट भी मिल रहा हो। E2 एक काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है, अभी मान लो आप कुछ होता है। और मैं बात करूं SN1 और E1 की तो वो तो काफी कॉम्पिटिटिव होता है। तो इसमें ना थोड़ा प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन कर पाने के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि यार कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल आपको बता दे रहा हूं, देखो ऐसा दिखेगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। कोई बोलता है तो मत मानो वो बातों को। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, उससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप उतना समझ लो तो पूरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पूरा एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे हाँ, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ये नहीं कि मुझे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस समझ आ गया। ऐसे माइंडसेट के साथ ये चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इसीलिए मैंने 8 कंप्लीट लेक्चर्स दिए हैं उसके, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मिलाकर। अगर आप उन 8 को बहुत अच्छे से देखते हो तो जाकर समझ आएगा, हाँ हाँ यहाँ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, उसमें भी SN2 ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, यहाँ पर SN1 ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, यहाँ E1CB हो जाएगा। ये सब चीजों का आपको आइडिया होगा। बट अभी फिलहाल आपको वो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। आप इसको देखें, उसके बाद मैं अगर होगा जरूरी तो मैं एक बार बोलूंगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड I am starting it from SN1 reaction. Okay, SN1 reaction। पहले देखो सब्स्टिट्यूशन है क्या। सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं जनरल तरीके से लिखूं तो ये कुछ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, आप मान सकते हो। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कि एल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शन शो करेंगे और बाकी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर R लगा हुआ है और यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ R है और यहाँ कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। यू हैव R एंड अ लीविंग ग्रुप ओवर देयर। एंड नाउ इफ यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल and it is just attacking over there in the anti-bonding of the leaving group, and we are getting rid of the leaving group like this। और हम यहां पर कहेंगे कि R के साथ NU आकर लग गया और लीविंग ग्रुप जो है आपका वो निकल गया। तो यहां क्या हुआ है बेटा कि ये न्यूक्लियोफाइल ने इस लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी था जो हमने बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए पढ़े।
वहां पर क्या होता था कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता था और वो इलेक्ट्रोफाइल आकर हाइड्रोजन को हटा देता था और उसको ऑक्यूपाई कर लेता था। तो वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो लिविंग ग्रुप को हटाएगा और उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ऑब्वियसली यहां थोड़ा डेल्टा प्लस होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूक्लियोफाइल को खींच रहा होगा। तो अभी हम बहुत सारी बातें समझेंगे, ये तो एक बेसिक आपको एक ओवरव्यू मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा होगा। सो लेट अस स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आज का लेक्चर काफी बेसिक, एकदम नीचे से उठाएंगे चीजों को, अच्छे से समझना सभी बच्चे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस, मानो एक रिएक्शन हो रहा है जो कि दो स्टेप का रिएक्शन है। अच्छा, SN1 रिएक्शन एक दो स्टेप का रिएक्शन? जी हाँ, यहां पर होता है आपका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कुछ करके बनता है इंटरमीडिएट, और फिर इस इंटरमीडिएट पर कुछ करके बनता है प्रोडक्ट, कुछ करके बनता है प्रोडक्ट लाइक दिस। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये दो स्टेप का रिएक्शन है। तो अगर मैं बोलूं कि SN1 रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, तो यू शुड से दैट SN1 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में ये बात पढ़ाई है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो है जो मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप्स में होते हैं। और यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटायन। Carbocation is the intermediate. It is a kind of planar intermediate that we get. And this formation of carbocation, this step, suppose K1 is the rate constant, this is having K2 as the rate constant, and जो प्रोडक्ट बनता है इसका रेट कांस्टेंट K2 काफी बड़ा होता है K1 से। आपने अगर मेरी केमिकल काइनेटिक्स की सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा, अगर आपको इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। ठीक है, सो दिस इज K1 एंड दिस इज K2, ये दो अलग अलग रेट कांस्टेंट्स हैं। K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, इस वजह से हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको कह देते हैं कि अरे यार ये तो फास्ट स्टेप है, और इसे कह देते हैं कि ये तो स्लो स्टेप है। तो इस तरह से हम कहते हैं दिस इज स्लो स्टेप, दिस इज फास्ट स्टेप। ओके, और ये भी कहा जाता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द RDS, इज RDS। और इस बात को मैंने आपको 2-3 बार अभी तक बता ही दिया होगा कि ये चीज जो है ये मैथमेटिकली आती है, ना कि कोई फालतू से रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज RDS, दिस इज मैथमेटिकली डन। तो अब यहां पर देखते हैं कि SN1 में होता क्या है। मैंने तो अभी बता दिया रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, बट है क्या। तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूं एक एल्काइल हैलाइड का। सपोज आई हैव दिस एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री tert butyl chloride, if I have tert butyl chloride I have, and this tert butyl chloride is undergoing solvolysis। ये क्या होता है solvolysis? तो solvolysis का मतलब अभी समझो, आपने इसको इनफ पानी में डाल दिया है। यहाँ पानी एक तरह से सॉल्वेंट का काम कर रहा है, आपने इसको पानी में डाल दिया। इनफ वाटर इज देयर इन विच यू हैव डिसॉल्व्ड दिस tert butyl chloride, आपने इसको पानी में डाल दिया है। पानी में क्या होता है, देखो पानी में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम है। अगर आप कायदे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम है। सर ये कैसे पता चलता है? अरे ये तो बहुत आसान सी बात है यार। बॉन्ड एनर्जी कम कब होगी? जब ये बॉन्ड टूटने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा।
जब ये बॉन्ड टूटने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तब हम बोलेंगे कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम है। तो तोड़ो और देखो। सर ये टूट कैसे गया, ये समझ नहीं आया। अरे बहुत आसान है यार, देखना भी समझा रहे हैं। तो ये देखिए आपके पास आया ये कार्बोकेटायन, एंड नाउ this water molecule itself, many a times it acts as a nucleophile, and sometimes we add some base to it. Suppose NaOH we are adding along with water, some hydroxide ions are there which can easily substitute this positive. OH minus can donate their electron pair to the vacant orbital of carbon, generating a tert butyl alcohol molecule. This is a tert butyl alcohol molecule. This is tert butyl alcohol. Tert butyl alcohol. तो ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर से समझ आया, बट सर ये स्टेप को आपने स्लो कहा, चलो ठीक है। ये स्टेप को आपने फास्ट कहा, थोड़ा ढंग से समझा देते हैं इसको एक बार, ये कहते टूटा होगा। एक बात मैंने आपको मन में आपके डाल दी है कि यार देखो उसका बॉन्ड एनर्जी कम है। और बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि उससे जो कैटायन बन रहा है वो स्टेबल है। अब अगर कैटायन अच्छा नहीं होता ना, तो ये स्टेप बहुत ज्यादा आगे नहीं आता। देखो वैसे ही मैंने रिवर्सिबल काइंड ऑफ बनाया है। ऐसा नहीं है कि हर एक टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्वोलिसिस कर रहा है। कुछ इस तरह से होता है सॉल्वोलिसिस। देखो CH3 होल thrice carbon bonded with Cl. This is delta minus, this is delta plus, and then you have water. So water क्या सॉल्वेशन बहुत अच्छा करता है, वो लालच देता है कि क्लोराइड तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें मस्त हाइड्रेट करेंगे, और जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको भी हम बढ़िया हाइड्रेट कर देंगे। तो एक हाइड्रेशन का लालच देता है। मतलब मैं बोलूं तो ये थर्मोडाइनेमिकली एक फिजिबल प्रोसेस है। बिकॉज आपको बॉन्ड तोड़ने में सोचो जितनी एनर्जी लगी होगी, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई आफ्टर हाइड्रेशन। So we can just explain that it is thermodynamically possible because net enthalpy change is negative. And actually तो डेल्टा जी से देखा जाता है, एंट्रोपी सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी से देखा जाता है कि वो चेंज नेगेटिव होना चाहिए। बट ये जो रिएक्शंस हैं दे आर नॉट टू मच बेस्ड अपॉन दैट डेल्टा एस वाला फैक्टर। एंट्रोपी फैक्टर पे उतने ज्यादा बेस्ड नहीं होते ये रिएक्शंस। इस वजह से डेल्टा एच से ही लगभग डिसाइड हो जाता है कि डेल्टा जी नेगेटिव है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। सो यहां पर आप ऐसे सोचिए, यू हैव वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, यू हैव वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर सराउंडिंग दिस डेल्टा नेगेटिव पोर्शन ऑफ क्लोराइड। दे आर इंटरैक्टिंग विद दिस डेल्टा नेगेटिव पोर्शन। इस तरह से इंटरैक्शन हो रही है, इंटरैक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और आप ऐसे समझो कि ये जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू हैव C+CH3 होल थ्राइस। आपके पास ये कैटायन होगा, और जो क्लोराइड आयन आपके पास है वो बहुत मस्त तरीके से हाइड्रेट हो गया होगा, इसलिए मैंने लिखा Cl माइनस एक्वस। अब यहां पानी का होना जरूरी है। पानी बोलो या फिर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट बोलो जो कि बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करता है, ऐसे सॉल्वेंट को क्या कहते हैं हम? जी हाँ, दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो बहुत बढ़िया तरीके से हाइड्रेशन करते हैं। ठीक है। तो इतनी बात दिमाग में घुसी कि ठीक है सर, एक पॉइंट आपका ये समझ आया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है क्योंकि हमें इनफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मामूली सा एसीटोन डाल दे रहे हो और एसीटोन जो है वो इसको आयोनाइज कर दे रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपको मैंने पीछे भी बताया पिछले लेक्चर में, ब्रोमीनियम आयन याद है? ब्रोमीनियम आयन इज मोर फेवरेबली फॉर्म्ड व्हेन द
solvent used is water and not CCl4. With CCl4 also it can form, but its favorability is higher in case of polar protic solvents like water. तो कुछ वैसा ही यहां पर सीन है, आप समझिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, आयंस को मजा आता है बनने में क्योंकि मस्त हाइड्रेट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है, थर्मोडायनेमिकली फीजिबल प्रोसेस है। ये बना। और देखो ये थोड़ा बहुत रिवर्सिबल दिख रहा है, बट क्या है, ये जो दूसरा स्टेप है काफी फास्ट है। तो फास्ट है तो फिर वही छोटा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट कि यार ये वाली चीज ड्रैग होगी तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड ड्रैग होगा। जब ये वाली चीज बहुत फास्ट तरीके से आगे जाएगी तो वो पीछे वाला रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होने लगेगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन फॉर SN1 रिएक्शन। इतनी छोटी छोटी बातें तो समझ आई, अभी और बहुत सारी बातें करनी है यार, अभी ध्यान से देखेंगे, अभी ध्यान से देखेंगे। सो नाउ अब अगर मैं आपको ये बताऊं, इसके लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। अब जब ये देखा गया, देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हमने डाला हुआ है। पानी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पर नो इश्यूज। पानी भी कर सकता है कि पानी का मॉलिक्यूल ही अटैक कर दे, पानी का मॉलिक्यूल ही अटैक कर दे और OH बन जाए, इट मे अटैक। बट टू improve the rate of reaction, we use a better nucleophile, that is OH minus, because ultimately we want OH over there. So we can make the solution a bit alkaline using NaOH. Otherwise water can be fine as well, वो भी OH लगा सकता है, सीधा पानी का पानी मॉलिक्यूल अटैक करे, बिकॉज आपका जो इंटरमीडिएट है बेटा यहाँ पर वो एक पक्का कार्बोकेटायन है, और पक्का कार्बोकेटायन एक बहुत ही अनस्टेबल सी स्पीशीज है, और वो आराम से अपने वेकेंट p ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफिलिक लोन पेयर्स को ले सकती है। तो पानी भी इनफ न्यूक्लियोफिलिक है, कर सकता है काम। कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर and two-step process. It is unimolecular and two-step process. ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला गया? बिकॉज आप देखिए जो आरडीएस है, आरडीएस में जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज नॉट इन्वॉल्व। ओके, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व आरडीएस में, ओनली substrate is involved, substrate is involved, and we don't write solvents in rate equations. While writing rate equations we don't write solvent because that is present in huge axis and its concentration remains unchanged during the reaction. So actually we don't write solvents over there. So rate is equal to rate constant multiplied by a substrate की concentration. बस यही आ रहा है। तो सिंस आप देखें जो यूनिमॉलिक्यूलर है मतलब मोलिकुलरिटी 1 है, और इसी वजह से यहां पर 1 लिखा गया है, मोलिकुलरिटी 1 है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रेट लॉ लिखा गया इसका, देखिए इसका रेट लॉ भी काफी बढ़िया समझ में आता है। क्या होता है कि जब आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, फिर देखते हो रेट बढ़ रहा है क्या, रेट बढ़ रहा है क्या, आप पाते हो अरे यार रेट तो बढ़ ही नहीं रहा, रेट तो बढ़ ही नहीं रहा। फिर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो आप देखते हो अरे यार रेट बढ़ रहा है, अजीब सी बात है। तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक आई हैव रिटन इट ओवर देयर। ठीक है, ये ऐसा हो रहा है। फिर अच्छा, ऑर्डर क्या बोलेंगे इसका, ऑर्डर क्या बोलेंगे? क्या बताया मैंने? आपका जो एलिमेंट्री स्टेप होता है वही आरडीएस होता है, तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर भी होता है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विदाउट एनी डाउट। एंड नाउ लेट अस ड्रॉ इट्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। So when we draw its energy profile diagram, we find something like this. This is suppose energy profile diagram. तो
कुछ ऐसा होगा, यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिखा रहता है। कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इस नीचे वाले एक्स एक्सेस का, बस समझ लो रिएक्शन चल रहा है, आपको पढ़ा चुका है मैंने कि क्या हुआ। तो शुरू में देखो बेटा क्या हुआ होगा, शुरू में ये बहुत ही धीरे 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 आपका ये बॉन्ड टूट रहा है। देख के भी समझ आ जाता है कि हाँ यार ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस लग रहा है। दूसरा तो काफी आसान है, एक पक्के पॉजिटिव पर OH माइनस का आकर बैठ जाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बैठ जाएगा वो बढ़िया मजे से। और अगर आप यहाँ पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी देखो धीरे धीरे बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ है, बॉन्ड टूटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, ट्रांजिशन स्टेट आया, फिर आपका इंटरमीडिएट आया, फिर सेकेंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। दिस इज, वैसे ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये तो पता चलेगा जब अपने को बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड हो कि कौन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कौन लीविंग ग्रुप है, स्पेसिफाइड हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने क्या बोला, देखो यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्ड टूट तभी रहा है जब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं है। और अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं है तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा, जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो इससे तो स्ट्रॉन्गर ही बनेगा, इससे स्ट्रॉन्गर बनेगा। और अगर इससे स्ट्रॉन्गर बन रहा है इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। इसकी जो एनर्जेटिक्स की बात करूं मैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। सो लुक, दिस इज द इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटायन। ओके, सपोज मैं आर एक्स को लेकर चल रहा हूं, ठीक है, आर एक्स, और ये मेरा पानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ मेरा बन रहा है बेटा आर प्लस, और फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है न्यू माइनस, और ये बन रहा है मेरा आर एन यू। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। और मैं इसको इधर शो कर देता हूं, तो यहां पर बेटा बना है आर प्लस। अब यहां पर क्या हुआ होगा, देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर ये बॉन्ड आर एक्स वाला टूट रहा होगा, तो कुछ ऐसा होगा यहाँ पर आर, ये बॉन्ड टूट रहा होगा एक्स, और ये सॉल्वेंट के साथ थोड़ा एक इंटरेक्शन सेट कर रहा होगा अपना, एक्स का डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस आ रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट वन, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट वन, दिस इज द इंटरमीडिएट, एंड देन there you will get a transition state 2, transition state 2. Peak will be higher this side because this is the rate determining step, having a higher activation energy, as you can see from the forward direction. From the forward direction, having a higher activation energy, having a higher activation energy from here. Okay, look, this has a higher activation energy, EA higher. And obviously EA is higher, that means K is higher because K is equals to AE की पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। तो इसका K बड़ा है, K बड़ा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने सर, EA हाई है, इसका मतलब K छोटा है ना, तो इसका K छोटा है, इसका K बड़ा है बिकॉज इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप देखें यहाँ के कंपैरिजन में तो वो कम है। ठीक है, तो बेसिक सी बातें हैं। एंड दिस इज EA, और यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 2। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, R और न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड बन रहा होगा, R और NU में। अब इसका माइनस हल्का हल्का कम हो रहा होगा, इसका प्लस हल्का हल्का कम हो रहा होगा, और फाइनली आपके पास है RNU, और ऑब्वियसली X माइनस तो पहले ही निकल चुका था, वो X माइनस ऐसा होगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। आई होप यू हैव गॉट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, आपको समझ में आ गई है। अब अगला पॉइंट आता है कि सर ठीक है, अच्छी बात है, आपने ये तो समझा दिया कि कैसे कैसे होता है, बट जब मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल SN1 को तेज कर रहा है, कौन सा धीरे कर रहा है, तो मुझे क्या चेक करना होगा थियोरेटिकली। तो अभी तक आपको इतना एक्सपीरियंस हो ही गया होगा 15 लेक्चर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद, कि आपको ये देखना है कि इंटरमीडिएट कितना अच्छा बन रहा है। अगर आपकी इंटरमीडिएट
अगर आपकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थोड़ा उसकी डिमांड कम हो जाएगी और रिएक्शन थोड़ा बेहतर तरीके से होगा। बेहतर तरीके से होने का मतलब रेट उसकी थोड़ी बेहतर होगी। ठीक है, रेट उसकी थोड़ी बेहतर होगी। सो देखो, अभी मैं चाहूं तो आपके मन में बहुत सारे इधर उधर के डाउट्स पैदा कर सकता हूं कुछ बातें करके। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता वो फालतू के डाउट्स अभी आपके मन में आए, क्योंकि वो रेलेवेंट थोड़े कम है। वो जो एक्चुअल जो रिएक्शन की फील वाली बात है ना, कि यार रिएक्शन कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। अभी मत लाओ वो सब, जितना बता रहे हैं बस उतना देखते जाओ। ठीक है, and you will get all your doubts answered in those 8 lectures of Claydon. अगर आप देखेंगे then you will get answers to all those 8 lectures, but my recommendation, first complete these, और फिर मैं ऐप में ही आपको वो क्लब करके दूंगा कि कौन से लेक्चर को किसके बाद देखना है। ठीक है, तो पहले बस इस पे फोकस करना है, अभी इधर उधर कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई ट्रांजिशन स्टेट 1 टू एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, सो थियोरेटिकली कैसे प्रेडिक्ट करें? थियोरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ रेट ऑफ SN1 reaction can be done by comparing stability of the carbocations formed। जो कार्बोकेटायंस बने उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लिए, काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जैसे कि मैं नॉर्मली बताऊं तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अब मैं क्या ही बताऊं। जैसे अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि जो 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है वो बेटर रिएक्ट करेगा देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और ये जो मिथाइल हैलाइड है ना, CH3X, ये वर्स्ट SN1 देता है। ये मैं आपको रिलेटिव रेट वगैरह भी दिखाऊंगा कि इसका रेट अगर 1 है तो इसका कितना है, फिर इसका कितना है, वो रिलेटिव रेट्स के डेटाज भी देखेंगे। थोड़ा अभी पहले ग्राउंड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज वर्स्ट SN1 रिएक्शन, नेवर गिव्स। बिल्कुल इसके प्रोडक्ट को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं SN1 की, जब मैं बात करूं CH3X, क्योंकि देख सकते हो आप घटिया से घटिया कैटायन बनेगा वहां पर, बहुत ही घटिया कैटायन बनेगा। ओके, सो सेकेंड थिंग, एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका बता रहा हूं मैं आपको। ये पहला पॉइंट था क्या शायद, कैरेक्टरिस्टिक ही चल रहा है। आप नंबर कुछ भी डाल के लिखते जाओ। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये बताया, फिर कुछ बातें ये किया मैंने। फिर अगला पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें देखो कोई बहुत खास तोपचंद न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। even if you have water as the nucleophile, even you have ethanol as the nucleophile, that is already the solvent also, because ethanol is also a polar protic solvent. So even if you have a polar protic solvent like ethanol, and it can also act as a nucleophile even though it is a weaker nucleophile, but यहाँ पर डिमांड नहीं है बहुत हाई न्यूक्लियोफाइल की, हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी की डिमांड नहीं है। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि वीक एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स SN1 रिएक्शन। फेवर्स मतलब सर अगर स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो फेवर नहीं करेगा क्या? इन सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा आगे, ध्यान से भी देखते जाइए। जब हम SN2 देखेंगे उसमें आपको ये सब सवालों का जवाब मिलेगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। देन हमने सॉल्वेंट की बात करी, तो सॉल्वेंट बिल्कुल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए। पोलर प्रोटिक भी होना चाहिए, बिकॉज प्रोटिक, क्यों प्रोटिक होना चाहिए? क्योंकि भाई हमको एक्चुअली में बहुत अच्छा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चाहिए, और वो
कोई और नहीं हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड जनरली in case of solvents. If you pick, hydrogen can hold the maximum magnitude of delta plus. Hydrogen can hold मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा प्लस, तो वो बढ़िया पोलराइज करता है। और इसीलिए हाई, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, इनकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू आप इतना समझ लो कि ये आयोनाइजिंग एबिलिटी को बताता है कि आपका सॉल्वेंट कितना बढ़िया से आयोनाइज कर सकता है चीजों को, कितना बढ़िया पोलर है, कितना ज्यादा पोलर है, इस चीज को बताता है ये वैल्यू। एक्सपेरिमेंटली मेजर होता है ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यूज हाई होनी चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए। मैं आपको कुछ डेटाज बताता हूं। SN1 रिएक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं आयोनाइजेशन लूं, आयोनाइजेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का मैं अगर आयोनाइजेशन कराऊं इन सम सॉल्वेंट्स, इन फ्यू कॉमन सॉल्वेंट्स, देन यू विल सी, इन सम कॉमन सॉल्वेंट्स देन यू विल सी कि अगर पानी है तो रिलेटिव रेट, मैं रिलेटिव रेट की बात कर रहा हूं। पानी ले लिया मैंने, मैंने मिथेनॉल ले लिया CH3OH, देन मैंने इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH, देन मैंने एसीटोन ले लिया CH3COCH3। अब ये देखो पोलर है बट प्रोटिक नहीं है। और अगर मैंने सॉल्वेंट में इथेनोइक एसिड ले लिया, अब इथेनोइक एसिड वगैरह बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता नहीं है, तो इसमें तो खैर रिएक्शन ही नहीं हो पाती इसकी, इथेनोइक एसिड को छोड़ो। अगर इसकी मैं रिलेटिव रेट को 1 मानूं, अब आपको लग सकता है सर ये भी तो प्रोटिक है, अरे इसको छोड़ो, उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी, उसको हटाओ, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। तो सपोज करो आपके पास ये एसीटोन है, इसकी रिलेटिव रेट 1 है, इसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरों की बात, तो एसीटोन में अगर 1 यूनिट रिएक्शन का रेट है, तो इथेनॉल में यू हैव 200 यूनिट्स, देन मिथेनॉल में यू हैव 1000 यूनिट्स रिलेटिव रेट, और पानी में ये पागल कर देगा पानी, एंड इट हैज अ रिलेटिव रेट ऑफ 8000 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू की बात करूं, तो ये कुछ 80 वैल्यू असाइन हुई है इसको। ये कुछ वैल्यूज हैं, बस आप समझ लो, नंबर्स की तरह ट्रीट करो इसको, इसका कोई यूनिट वूनिट मत सोचो आप। ये 24 है, दिस इज 21 एंड दिस इज 6। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और भी कम होती है। एसिटिक एसिड है वेरी लो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो ये कुछ बातें हुई, इससे आपको ये समझ में आ गया कि सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन लीविंग ग्रुप्स का भी कोई रोल है क्या? हाँ, बोल सकते हो। देखो, अगर ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता तो ठीक है, कैटायन छोड़ के जा रहा है वो, तो हमने कैटायन की स्टेबिलिटी देखी। लेकिन दूसरा ये भी तो देखा जा सकता है बेटा कि जो लिविंग ग्रुप है कितना अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये बॉन्ड उतना ही वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक है तो आरडीएस जल्दी कंप्लीट होगा। अगर बॉन्ड वीक है तो आरडीएस जल्दी कंप्लीट होगा, बहुत सीधी सी बात। अगर बॉन्ड वीक है तो आरडीएस जल्दी कंप्लीट होगा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी जो है वो मैटर करती है, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकल तो आरडीएस में ही रहा है ना। यस, तो एक और पॉइंट लिखे, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी also matters. Better leaving groups performs better SN1 reactions. Better leaving group performs better SN1 reactions. SN1 reactions better perform करते हैं जो अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। लाइक आपको पता है लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, F minus, Cl minus and Br minus and I minus, these दिस इज द लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, और इसी हिसाब से ये आप इसको देखते हैं, लिविंग ग्रुप का यही ऑर्डर है। देन
स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे इसकी। अब थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी डिस्कस करते हैं। सो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन बहुत आसान सी स्टीरियो केमिस्ट्री है। वही बात है कि जो इंटरमीडिएट बना है वो प्लेनर है। अब देखो, अब यहाँ क्या स्टीरियो केमिस्ट्री। अब जैसे मानो ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड का, यहाँ तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई वो लेना देना नहीं। चलो एक कायरल सेंटर काइंड ऑफ चीज करते हैं, उसके बाद तो स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई मतलब होगा। ठीक है। सो अगर मैं लिख रहा हूं ऐसा, आई हैव दिस, देन आई हैव CH3 एंड देन यहाँ पर एक C2H5 लगा देता हूं मैं, और यहाँ पर सपोज करो मैं CD3 लगा देता हूँ, जस्ट टू स्टेबलाइज द केटायन एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर दिस कैन एक्ट एज अ कायरल सेंटर। दिस इज Cl। एंड नाउ मैंने कहा कि मैं इस एल्काइलाइट को पानी में डाल रहा हूं पहले, और पानी में साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा बेसिक भी करा हुआ है, पानी को OH- डाल दिया है जस्ट टू एक्सेलरेट द रिएक्शन अ बिट। तो सॉल्वेंट मेरा पानी है, तो पानी क्या करेगा, पानी इसको हटाएगा, Cl को अपना हाइड्रोलाइज करेगा, उससे सॉरी हाइड्रेट करेगा, उसे हटाएगा, कुछ ऐसा बनेगा इंटरमीडिएट। will you get a planar intermediate also? Yes, of course you will get a planar intermediate like this CH3 and CD3। दिस इज अ प्लेनर इंटरमीडिएट, एकदम से प्लेनर। यहां पर वेकेंट p ऑर्बिटल आपके पास है, और ये बात आपको पहले मैंने 2 से 3 बार अभी तक बता दी है कि whenever you have a planar intermediate, whenever you have a planar intermediate, nucleophile can approach to either from either directions। It can approach from the topmost part of that या फिर upper part of that nucleophile, sorry, ऑफ दैट इंटरमीडिएट। ये जो प्लेन है इसके ऊपर से आ सकता है, एंड एट द सेम टाइम दिस न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो अप्रोच फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लेन, तो उसके नीचे से भी आ सकता है। सो इन बोथ केसेस यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स। ये बात आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए, बिकॉज फॉर अ कायरल कार्बन ओनली 2 कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल। इट शुड बी R और S, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। ठीक है। सो हियर यू कैन गेट CD3 एंड सपोज यहाँ न्यूक्लियोफाइल, एंड देन CH3 एंड C2H5, and at the same time you may get these two nucleophile and CD3 interconverted because of change in configuration। nucleophile and CD3 यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर C2H5। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आए, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? these two are actually the mirror images of each other। as you can see, these two are actually the mirror images of each other। these two are mirror images of each other। so actually what you get is 50:50 mixture of enantiomer, mixture of enantiomers, and such kind of mixtures, as you already know, is known as racemic mixture। you get a racemic mixture, and your overall solution after the reaction, even if this carbon is chiral, the overall solution will have a zero optical activity। Yes, overall solution will have a zero optical activity, because you are getting same amount of R and S products formed। they are cancelling each other's specific rotation, making the solution overall optically inactive। Yes, so overall optically inactive solution is obtained, optically inactive solution with zero specific rotation।
that is alpha 0 is obtained, is obtained। अभी बहुत सारी बातें इसमें बची हुई हैं करने को, जो कि SN1 रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी बातें और बची हुई हैं। ठीक है, अभी मैं जब SN1 SN2 साथ में बताऊंगा उसके बाद कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी मैंने कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स आपको बताए, ओनली फंडामेंटल पॉइंट्स। नाउ लेट्स हैव few points about SN2 reaction। तो लिखो अभी SN2 SN1 खत्म नहीं हुआ है अभी ना, अभी जब SN1 SN2 दोनों पढ़ेंगे उसके बाद जब दोनों को कंपीट कराएंगे, देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है, किस कंडीशन पे क्या होगा, तब एक्चुअली में समझ आएगा। चलो भी SN2 रिएक्शन को लिखो। SN2 रिएक्शन में देखो कुछ ऐसा होता है कि पहली पॉइंट तो ये है कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका जो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की बात करी जाए तो ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, एज वेल एज मोलिकुलरिटी भी 2 है, मोलिकुलरिटी भी 2 है। तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी बोथ इक्वल टू 2, order and molecularity both equal to 2। It is an elementary reaction, single step reaction। यहाँ होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच करता है, अप्रोचेस दी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड। इसके बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको अप्रोच करता है। ठीक है, उसको अप्रोच करता है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ध्यान से, this is carbon, this is Cl, and you have this, so somewhere here you have a sigma star orbital for CCl bond, you have a sigma star orbital for CCl bond somewhere over here, you have a sigma star orbital। So what nucleophile does is nucleophile just approaches this electrophilic center because this has a slight delta positive which makes some kind of electrostatic attraction in between the nucleophile and carbon, but at the same time that factor orbital energy synchronization, do you remember जो मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ाया था आपको, जी हाँ, वो वाला फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट SN2 रिएक्शंस, कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी मैच होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कौन है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स, याद करो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स मिलते हैं नीचे जाते जाते। तो वही बात हो रही है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स फेवर करते हैं थोड़ा इस रिएक्शन को। थोड़ा आप ध्यान से देखना ना, इसकी स्टीरियो वगैरह भी अच्छे से समझेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर इसे कुछ यूं बना देता हूँ, कुछ यूं बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर स्टीरियो के साथ बनाऊं अगर, तो आई विल गेट इट लाइक दिस ना, प्रॉपर स्टीरियो से अगर बनाया जाए सो आई विल गेट इट लाइक दिस। दिस इज Cl bond and थोड़ा सा प्रॉपर स्टीरियो से बना देते हैं। दिस इज Cl and this is suppose H and this is also suppose H, बट अब ये टेट्राहेड्रल सेंटर है तो एक आगे की तरफ होगा एक पीछे की तरफ होगा। तो चलो मान लो ये तुम्हारा पीछे की तरफ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऐसा एक हाइड्रोजन ऐसा आगे की तरफ है, और ये तुम्हारा प्लेन पर है। एक टेट्राहेड्रल साइट है, आप ऐसा इमेजिन करो। ये इधर अटैक किया, और अब क्या होगा देखो, ये धीरे 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 अल्टीमेटली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाता है, Cl निकल जाता है, Cl निकल जाता है, Cl निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, और ये HHH जो है वो हो जाता है, HHH हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। ये सपोज करो H हो गया,
ये तुम्हारा पीछे H हो गया, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, एंड समवेयर हियर यू हैव योर फोर्थ ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन, लाइक दिस। यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो दिस वाज अ टेट्राहेड्रल रिएक्टेंट। ये आपका एक टेट्राहेड्रल रिएक्टेंट था। जब न्यूक्लियोफाइल आया होगा ना, तो एक्चुअली उस मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखो तो कार्बन की कोऑर्डिनेशन नंबर काइंड ऑफ 5 है। बॉन्ड 5 नहीं बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, आसपास 5 एटम्स है। तो जब आसपास 5 एटम्स होंगे, जब आसपास 5 एटम्स होंगे तो वो 5 एटम्स को किस शेप में अरेंज करेगा? जब आसपास 5 एटम्स होंगे तो वो 5 एटम्स को आसपास किस शेप में अरेंज करेगा? वो शेप और कुछ नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल काइंड ऑफ इंटरमीडिएट होगा आपके पास, अगर आप समझ पा रहे हो तो। इंटरमीडिएट नहीं, आई शुड से ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट तो कुछ है नहीं यहाँ पर। कुछ ऐसा देखो, ये आगे की तरफ एक एच, ये पीछे की तरफ ऐसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक एच यहाँ, ऐसा देखो, एच एच एच। और यहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है समथिंग लाइक दिस, ऐसा। और यहां से ये Cl टूट रहा है समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर trigonal bipyramidal transition state. This is trigonal bipyramidal transition state, not intermediate। कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, तो ठीक है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, समझ में आया। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है सिग्मा स्टार ऑफ द कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड, कुछ इस तरह से सिग्मा स्टार अप्रोच करता है, एंड फाइनली कभी भी सिग्मा स्टार पे अप्रोच होता है। ये बात आपको मैंने पहले बताई, एंटी एडिशन में भी बताई है। तो जो कार्बन है का कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। मतलब Cl जिस लोकेशन पे था, Nu उसके अपोजिट पे लगेगा। रिटेंशन से नहीं जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। अगर प्रायोरिटी वाइज क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, अब पता चला प्रायोरिटी अलग अलग है, जनरली वो सेम प्रायोरिटी के होते हैं। तो अगर वो सेम प्रायोरिटी के हैं, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन R थी तो इसके बाद S हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज यहां R थी तो इसके बाद S हो जाएगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। खैर ये कार्बन कायरल नहीं है, तो ये इन्वर्जन, रिटेंशन, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, ये फालतू सी बात हो जाती है। नॉट डिफाइंड है इन्वर्जन, रिटेंशन, अगर आपका ये कार्बन कायरल नहीं। अच्छा, तो यहाँ कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, अरे नहीं 5 नहीं, ये वाला आधा आधा है ना यार, समझो 4 ही बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, आजू बाजू जो एटम्स हैं वो 5 है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट होगा। सो यहाँ थोड़ा काइनेटिक्स इसकी बता देते हैं। काइनेटिक्स इसकी ऐसी देखी गई है कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल रेज टू द पावर ऑफ 1, एंड एट द सेम टाइम ये ऑल्सो डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, सबस्ट्रेट रेज टू द पावर 1। सो रेट दोनों पर डिपेंड कर, मतलब जब आप न्यूक्लियोफाइल बढ़ा दो रिएक्शन में, देखो न्यूक्लियोफाइल आप डाल रहे हो और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जरूरत है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है यहाँ अटैक कर देना। ऐसा नहीं है कि कोई पक्का पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और उस पर अटैक करना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल देखो स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ये सिग्मा स्टार पर अटैक करने जा रहा है। ये सिग्मा स्टार बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन SN1 एंड SN2। इससे आपको काफी मदद मिलेगी दोनों को डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, तो क्या लिखना पॉइंट हमें? तो पॉइंट ये लिखना है यहाँ पर कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, strong nucleophiles favors SN2 reactions। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स चाहिए, वो फेवर करते हैं SN2 रिएक्शंस, नॉट वीक न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर नीडेड। एग्जाम्पल जैसे I माइनस होगा, SH माइनस होगा, अगर ये सब दिख जाए, आपको ध्यान रखना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर ये दिख जाए, ये दिख जाए, या PHS माइनस, जहां भी S का माइनस है,
इवन Br- भी दिख जाए, तो ये समझ लो आप कि बहुत हाई चांसेस हैं SN2 होने के। ये सब हाई चांसेस हैं SN2 होने के। हाई चांसेस फॉर SN2 रिएक्शंस, हाई चांसेस आते हैं। ओके, तो सर सॉल्वेंट की भी बात कर लो थोड़ी। चलो ठीक है, सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। एग्जैक्ट रीजन आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, बट अभी भी कुछ आपको ठीक ठाक सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। सो देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि यू नीड अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक solvent is solvent is needed। बहुत हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट नहीं चाहिए यहां पर, क्योंकि क्या होता है ना, पोलर एप्रोटिक मतलब अगर आपको ऐसा सॉल्वेंट दिख जाए, ये भी क्लियर कट इंडिकेशन, एसीटोन दिख जाए, फिर आपको अगर मान लो DMF दिख जाए, मैं प्लस नहीं लिख रहा यहाँ पर, एसीटोन दिखे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड दिख जाए, डाइमिथाइल मिथाइल सल्फॉक्साइड दिख जाए, इवन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दिख जाए, ये सभी जो दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं SN2 को फेवर करने वाले सॉल्वेंट हैं। चलो एथर ले लो आप कोई भी, वैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज अ काइंड ऑफ साइक्लिक एथर। इसी तरह से आप डाईथाइल एथर ले लो, ऐसा लिखा हुआ है कहीं ET2O। ये सभी ना कहीं SN2 को फेवर करते हैं। ये SN2 को फेवर करते हैं। क्या होता है कि अगर हाईली प्रोटिक होगा ना सॉल्वेंट, अगर हाईली प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, देन इट solvates the solvates the nucleophile to a certain extent। एक एक्सटेंट तक उसको सॉल्वेट कर देगा, हेंस डिक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग इट्स nucleophilicity। For example, if I use I- in water, तो देखो वाटर का क्या काम है, अब I- का टारगेट क्या है, I- है बड़े बड़े टारगेट सेट किया उसने। उसने सेट किया कि CCl के सिग्मा स्टार पर मुझे जाना है। अब अगर मान लो इसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ गई, लाइक पानी, पानी इज अ काइंड ऑफ रुकावट, बिकॉज इट जस्ट हाइड्रेट्स इट। और अगर हाइड्रेट करने वाला आयन होगा तो वो कहेगा अरे यार मत जाओ तुम सिग्मा स्टार पे, तुमको हम हाइड्रेट करे दे रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो सिग्मा स्टार पे, कोई मतलब नहीं है जाकर। देखो तुम्हें इतनी बढ़िया तुम्हारी एनर्जी हम कम कर रहे हैं, तुम्हें हाइड्रेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ I- आयंस पानी की बातों में आ जाएंगे और वो सिग्मा स्टार पर जो उनका लक्ष्य था, जो मेन टारगेट था, वो उसको भूल जाएंगे, और इस वजह से जो प्रोडक्ट यील्ड आएगा वो कम होने लगेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपके लेवल पे आपको अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। सो ये समझिए, हाईली प्रोटिक सॉल्वेंट, it what it does, it actually solvates the nucleophile to a certain extent and hence decreasing its nucleophilicity. And here strong nucleophiles, yes, strong nucleophiles are needed for your SN2 reaction। ठीक है सर, ये भी बात आपकी हमें समझ में आ गई। थोड़ा सा अब एक बात और बता दो कि जैसे आपने कहा कि SN1 रिएक्शन में अगर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करना है तब तो बहुत आसानी से सर किया जा सकता है। सिर्फ हमें क्या देखना होता है कि कैटायन कितना स्टेबल बना, यही देखना होता है। तो यहाँ क्या देखें सर, वहां तो कैटायन देख लिया, यहाँ क्या देखें, यहाँ तो कोई इंटरमीडिएट भी नहीं है। तो क्या सर इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखें, ये तो क्या है सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसकी क्या स्टेबिलिटी देखें। यहाँ तो हल्का हल्का माइनस यहाँ भी है, हल्का माइनस यहाँ भी है,
इसको क्या देखें सर, ये हल्का माइनस यहाँ भी है, हल्का माइनस यहाँ भी है। इस कार्बन को देखा जाए तो इसमें हल्का प्लस नजर आ रहा है। क्या करें, इसको कैसे देखें? ऐसी कोई स्टेबिलिटी कंपैरिजन तो हमने पढ़ी नहीं है। बिल्कुल आपने नहीं पढ़ी है, मैं मानता हूं नहीं पढ़ी है। देखो, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी हम देखेंगे, कुछ हायर केसेस में देखेंगे जहां पर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो SN2 फेवर होगा। दोज विल बी द केसेस फॉर श्योर। बट फिलहाल जो आपको 99% केसेस में देखना होगा वो होगा कि आप जो सिग्मा स्टार है ना, उसके अराउंड आपको देखना है कि स्टेरिक क्राउडिंग कितनी है। क्योंकि यहाँ मामला कुछ ऐसा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसे स्टेरिक बैरियर के अंदर एंटर करना है, समझ रहे हो? टेट्राहेड्रल है, हाइड्रोजन 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 ऐसा लगा हुआ है, फिलहाल अभी तो हाइड्रोजन है, कुछ और ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऐसे सोचो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 लगा हुआ है, और ये CCl बॉन्ड है, इसका यहाँ सिग्मा स्टार है, तो सिग्मा स्टार इज सराउंडेड बाय द ग्रुप्स, सराउंडेड बाय द ग्रुप्स। So nucleophile has to enter this. Nucleophile has to enter this like this. It has to enter ना, it has to enter like this. तो न्यूक्लियोफाइल को कुछ इस तरह से एंटर करना है, तो न्यूक्लियोफाइल को कुछ इस तरह से एंटर करना है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा, एक क्लिप निकल गया था भाई, मैं तो लगा कि मैं गिरा अभी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा? न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि ग्रुप्स के आसपास स्टेरिक रिपल्सन कम से कम। तो यहाँ आपको स्टेरिक रिपल्सन एक फैक्टर है जो आपको एक शुरू की इंसाइट दे देगा कि हाँ यार यहाँ SN2 होने वाला है। ठीक है, तो अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो मानिए SN2 फेवर हो रहा है। बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग दिख रही है तो ना के बराबर SN2 होता है। अगर आप ऐसे केसेस देखेंगे जहां पर टर्न ब्यूटाइल क्लोराइड है, अरे बाप रे, यहाँ कभी भी SN2 हो ही नहीं सकता। तो अगर इसके लिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट चाहिए तो हम बोलेंगे यार चलो 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 SN1 वाली कंडीशंस दो इसको, SN2 तो इससे होने से रहा, SN2 नहीं हो सकता इससे। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट है, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन अराउंड द कार्बन on which nucleophile is attacking can be checked to predict rate of reaction। ऑब्वियसली कि अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, स्टेरिक क्राउडिंग कम है, सो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सिंपल बात करें तो जब आपके पास ऐसा CH3X है, CH3X लाइक दिस, यहाँ पर X है मान लो, यहाँ पर H है, H है, तो ये देखो ये X का, ये तुम्हारा सिग्मा स्टार है, और सिग्मा स्टार के आजू बाजू कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो लीस्ट क्राउडेड माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो मैं बात करूं, अगर 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड ले लूं और एज्यूमिंग द सेम काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट अराउंड देयर, तो एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल हैलाइड्स का मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं जो बेसिक एनसीईआरटी में लेता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, एंड देन उल्टा हो गया, 3 डिग्री, then 2 degree, then 1 degree, and then CH3X, if I talk about, I will see that ये कुछ ऐसा रेट है रिएक्शन का। यहाँ कोई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन नहीं देखनी। हाँ, कुछ केसेस आएंगे जहां पर आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से आंसर बताना होगा, बहुत रेयर है वो केसेस, और उसमें आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपको बस बता दिया जाएगा कि देखो यार यहाँ इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है और आपको वो मानना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आई गेस? कुछ और पॉइंट्स बचे क्या? स्टीरियो बच गया, लिख देते हैं उसको भी, चलो स्टीरियो। सो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर ये है कि सिंस बैक अटैक हो रहा है, तो बैक अटैक जब भी होता है केमिस्ट्री में, बैक अटैक जब भी होता है, सिग्मा स्टार पर अटैक हो रहा होता है,
सो जो नया काइरल सेंटर जनरेट हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज सीन। देखो इसको एनसीईआरटी वगैरह और सस्ती किताबों और सस्ते मास्टरों से पढ़ोगे तो वो अम्ब्रेला जैसे इन्वर्ट हो जाता है, वैसे वैसे इधर उधर की बातें करते हैं, बकवास। आपको कुछ नहीं समझना यार। नॉर्मल इन्वर्जन मतलब अगर वो आर है, कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा। अगर आने वाले न्यूक्लियोफाइल और जाने वाले हैलोजन की प्रायोरिटी उन चारों में सेम है तो आप ये बात समझ रहे हो। ठीक है, इतनी स्टीरियो पढ़ा दिया हूं अभी तक, ये बात समझ रहे हो। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का वो मतलब है। वो छाते वाते से समझाने में बच्चों को समझाया जाता है। हम ठीक ठाक लेवल की स्टीरियो पढ़ चुके हैं, इतना आपको आइडिया हो गया। ओके, so this is inversion of configuration and this is also known as Walden inversion on the name of a scientist। तो कोई खास बात नहीं है, ये नाम है सर। देन यहाँ पर ठीक है, लिविंग ग्रुप का नेचर अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप का नेचर भी हेल्प करेगा, बिकॉज एक ही स्टेप है उसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर हाई है, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी अगर बेटर है, देन वी आर गेटिंग लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी अगर बेटर है, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा। ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा बिकॉज आप देख सकते हैं सी एक्स बॉन्ड जितना वीक है, सिग्मा स्टार की एनर्जी उतनी कम होगी। ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर ये बॉन्ड थोड़ा वीक बना हुआ है ना, ये जितना वीक होगा सिग्मा स्टार की एनर्जी उतनी थोड़ी कम होगी। और ये जितना स्ट्रांग हो जाएगा ये बॉन्ड, सिग्मा स्टार उतना हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी मतलब न्यूक्लियोफाइल्स में पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल हम इतनी बातें करते हैं इसके बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द कंबाइंड स्टडी ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर that will be I guess lecture number 17 will be the next lecture I guess, and there we will be having a combined study of SN1 and SN2, SN1 SN2 की combined study करेंगे, मजा आएगा वहां। ठीक है, okay, so see you tomorrow in the next lecture। Thanks for watching।